नमस्कार दोस्तों। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में एक सवाल हर उद्यमी के मन में आता है, क्या मेरा आइडिया काम करेगा? सोचिए, आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप महीनों तक मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं और जब वह मार्केट में आता है तो लोग उसे पसंद ही नहीं करते। नतीजा, समय और पैसा दोनों बर्बाद। यही समस्या सैकड़ों स्टार्टअप के साथ होती है। असलियत यह है कि दुनिया में 90% से ज़्यादा स्टार्टअप पहले 5 सालों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे असली मार्केट की ज़रूरत को समझे बिना सिर्फ अपने अनुमान पर बिजनेस खड़ा करते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान लेकर आते हैं एरिक रीच की मशहूर किताब द लीन स्टार्टअप में। यह किताब हमें बताती है कि बिजनेस सिर्फ बड़े बड़े प्लान या भारी निवेश में सफल नहीं होता, बल्कि स्मार्ट एक्सपेरिमेंट, तेज सीखने की क्षमता और ग्राहक की असली ज़रूरत को समझने से होता है। तो आखिर लीन स्टार्टअप क्या है? लीन स्टार्टअप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कहता है, छोटा शुरू करो, जल्दी सीखो और लगातार सुधार करो। एरिक खुद एक उद्यमी थे। उन्होंने देखा कि स्टार्टअप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग महीनों तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब वह प्रोडक्ट मार्केट में आता है तब तक या तो कस्टमर की ज़रूरत बदल चुकी होती है या फिर लोग उसमें कोई वैल्यू नहीं देखते। इसलिए उन्होंने लीन स्टार्टअप का कंसेप्ट बनाया। यह अप्रोच बताता है कि सबसे पहले हमें अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाना चाहिए, यानी प्रोडक्ट का सबसे छोटा और बेसिक वर्जन। फिर उसे मार्केट में लॉन्च करके ग्राहकों से फीडबैक लो। अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो उसी को बेहतर बनाते रहो, अगर नहीं करते तो स्ट्रेटजी बदल दो। लीन स्टार्टअप का मकसद क्या है? रिस्क कम करना ताकि असफलता जल्दी सामने आए और रिसोर्स बचे। कस्टमर ड्रिवन बिजनेस बनाना ताकि प्रोडक्ट वही हो जो लोगों सच में चाहते हैं। स्पीड बढ़ाना ताकि आप लगातार सीखने और सुधारते हुए तेज़ी से ग्रो कर सको। क्यों है यह किताब इतनी खास? इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें आपको टूल्स और स्ट्रेटजीज मिलते हैं जिनसे आप अपने आइडिया को बिना वेस्ट और टेस्ट कर सकते हैं। यदि कहते हैं कि स्टार्टअप का असली काम है सीखना, न कि परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, और यही सीख ही आपके बिजनेस की असली प्रगति है। आज के समय में रिलेवेंस, आज की डिजिटल दुनिया में जहां कंपटीशन बहुत तेज़ है और कस्टमर की ज़रूरतें लगातार बदल रही है, वहाँ लीन स्टार्टअप का मॉडल हर एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है। चाहे आप एक ऐप बना रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, लीन स्टार्टअप आपको सही रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि स्टार्टअप की दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो फ्लेक्सिबल हो, जल्दी सीख सके और बदलते मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर सके। तो आइए, इस वीडियो में हम द लीन स्टार्टअप के मुख्य प्रिंसिपल को समझेंगे और जानेंगे कि आप कैसे अपने आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं बिना वजह टाइम और मनी वेस्ट किए। चैप्टर 1, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। दोस्तों, एरिक की द लीन स्टार्टअप की सबसे ज़रूरी और क्रांतिकारी विचार है बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। यह एक ऐसा चक्र है जो हर स्टार्टअप को अपनाना चाहिए अगर वह असफलताओं से बचना और तेज़ी से बढ़ना चाहता है। शुरुआत कहाँ से होती है? ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं, समय महीनों या सालों तक प्लान बनाते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में धमाल मचा देगा, लेकिन अक्सर जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब तक या तो कस्टमर की ज़रूरतें बदल चुकी होती है या फिर लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। यही कारण है कि एरिक कहते हैं, आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में टेस्ट करना चाहिए। यही पहला स्टेप है बिल्ड। स्टेप 1, बिल्ड, बनाओ। बिल्ड का मतलब है अपने प्रोडक्ट का MVP तैयार करना। MVP एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें बस उतनी ही फीचर्स हो जिससे आप कस्टमर से फीडबैक ले सके। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक फूड डिलीवरी ऐप बनानी है। परफेक्ट ऐप बनाने में आपको 1 साल तक लग सकता है, लेकिन लीन स्टार्टअप अप्रोच कहती है कि आप शुरुआत से बस एक सिंपल वर्जन बनाएं जिससे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। पेमेंट सिस्टम, रेटिंग सिस्टम, फैंसी डिज़ाइन बाद में जोड़िए। क्यों? क्योंकि आपको पहले से कंफर्म करना है कि लोग सच में आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। स्टेप 2, मेजर, मापो। प्रोडक्ट बनाना पहला स्टेप है, लेकिन एक्चुअल लर्निंग तभी होगी जब आप इसे मार्केट में लोगों के बीच टेस्ट करेंगे। मेजर का मतलब है कस्टमर का रियल फीडबैक इकट्ठा करना।
क्या लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे इसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं? कौन सी फीचर उन्हें पसंद आई और कौन सी नहीं? वे किस चीज़ से पैसे देने को तैयार है? एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी ऐप के केस में अगर 1000 लोग ने ऐप डाउनलोड किया है लेकिन सिर्फ 50 लोगों ने ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में कोई गैप है। एरिक कहते हैं कि वैनिटी मैट्रिक्स से बचना चाहिए। मतलब सिर्फ यह देखना चाहिए कि आपके पास डाउनलोड या कितने लाइक्स आए, ये काम नहीं है। असली मैट्रिक्स है कितने लोग रिपीट यूज़र बने, कितने ने पैसे खर्च किए, कितनों ने ऐप को दूसरों को रिकमेंड किया। स्टेप 3, लर्न, सीखो। अब सबसे ज़रूरी स्टेप आता है लर्न। फीडबैक लेने के बाद आपको यह समझना होगा कि क्या आपका प्रोडक्ट सही दिशा में है, क्या कस्टमर को सच में इसकी ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। पिवट, लर्निंग का मतलब है अजम्पशन छोड़कर फैक्ट और डाटा से सीखना। कई बार स्टार्टअप फाउंडर सोचते हैं कि लोगों को मेरा प्रोडक्ट ज़रूरत पसंद आएगा, लेकिन जब मार्केट फीडबैक कहता है कि प्रोडक्ट काम का नहीं है, तो ईगो छोड़कर पिवट करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी ऐप में अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि डिलीवरी लेट होती है, तो आपका फोकस डिज़ाइन पर नहीं बल्कि डिलीवरी स्पीड पर करना होगा। अगर लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ होम कुक फूड चाहिए, तो आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। यही लीन स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको सिखाती है कि प्रोडक्ट बनाने का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि सीखना और सुधारना है। द साइकिल, वाई इट्स पावरफुल। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। आप MVP बनाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, और फिर फीडबैक से सीखकर प्रोडक्ट्स को सुधारते हैं, और फिर दोबारा लॉन्च करते हैं। यह चक्र जितनी तेज़ी से चलेगा, आपका स्टार्टअप उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। पारंपरिक तकनीक, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में सालों लग जाते हैं और असफलता बहुत देर से सामने आती है। लीन स्टार्टअप तरीका, MVP से आप असफलता जल्दी देख लेते हैं और समय रहते सुधार लेते हैं। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल हमें यह सिखाता है कि परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग प्रोडक्ट बनाओ। assumption पर मत खेलो, डेटा और फीडबैक पर चलो। असफलता से डरने के बजाय सीखो और तेज़ी से सुधार करो। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है बल्कि लगातार सीखना है। चैप्टर 2, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप का पहला प्रोडक्ट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन अक्सर फाउंडर गलती करते हैं कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में महीनों या सालों लगा देते हैं। समस्या यह है कि जब प्रोडक्ट तैयार होता है तब तक तो यह मार्केट बदल चुका होता है या कस्टमर को उसकी ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि एरिक ने एक नया अप्रोच दिया है, MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP क्या है? MVP का मतलब है एक ऐसा मिनिमम वर्जन जो आपके प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया कस्टमर तक पहुंचा सके और आपको उनके फीडबैक से सीखने का मौका दे। MVP परफेक्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ उतने फीचर होते हैं जिससे आप यह जान सके कि लोग सच में आपकी सर्विस या प्रोडक्ट चाहते हैं या नहीं। सीधी भाषा में MVP वह शॉर्टकट है जिसे आप बिना टाइम और मनी वेस्ट किए जल्दी से जल्दी मार्केट में से फीडबैक ले सकते हैं। MVP का मकसद, यही कहते हैं कि MVP का असली उद्देश्य है, 1, मार्केट डिमांड टेस्ट करना, क्या लोगों को वाकई आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। 2, फीडबैक कलेक्ट करना, कस्टमर को क्या पसंद आया और क्या नहीं। 3, रिस्क कम करना ताकि आप सालों तक समय और करोड़ों रुपए का वेस्ट न करें। 4, जल्दी सीखना, वैलिडेट रनिंग, assumption की जगह डेटा से सीखना। MVP कैसे बनाएं? MVP बनाने के लिए ये स्टेप फॉलो करना। 1, कोर प्रॉब्लम पहचानो। सबसे पहले यह क्लियर करो कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपका आइडिया एक फिटनेस ऐप है तो कोर प्रॉब्लम है लोग कंसिस्टेंट वर्कआउट नहीं करते। 2, सिर्फ कोर फीचर चुनें, प्रोडक्ट में सब फीचर्स डालने की गलती मत करो। MVP में सिर्फ वही फीचर डालो जो असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फिटनेस ऐप का MVP सिर्फ वर्कआउट रिमाइंडर और बेसिक ट्रैकिंग से शुरू हो सकता है। 3, जल्दी लॉन्च करो, परफेक्ट डिज़ाइन, फैंसी UI और एडवांस फीचर का इंतज़ार मत करो। MVP जल्दी लॉन्च करो और लोगों के साथ हाथ में प्रोडक्ट दो। 4, फीडबैक लो,
देखो कि लोग किस फीचर को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है और वे किस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार है। MVP एग्जाम्पल ड्रॉपबॉक्स। शुरुआत में उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की बजाय सिर्फ एक डेमो वीडियो बनाई। लोगों ने उस वीडियो को देखकर इंटरेस्ट दिखाया और डिमांड प्रूव हो गई। एयरबीएनबी। शुरुआत में उन्होंने बस एक सिंपल वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने अपने अपार्टमेंट की पिक्चर डाल दी और टेस्ट किया कि क्या लोग स्ट्रेंजर के घर में रहना चाहेंगे। डिमांड कंफर्म होते ही उन्होंने प्लेटफॉर्म स्केल किया। जापोज ऑनलाइन शूज स्टोर। फाउंडर निक स्विमन ने पहले खुद लोकल शॉप से शूज़ खरीदने लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने बस यह टेस्ट करना चाहा कि लोग ऑनलाइन शूज़ खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं। MVP की गलतियां जिनसे बचना चाहिए। एक, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। अगर आप शुरुआत दो, वैनिटी मैट्रिक्स पर भरोसा करना। MVP के बाद सिर्फ लाइक्स और डाउनलोड पर मत जाओ। देखो कि लोग प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 3, फीडबैक इग्नोर करना। अगर लोग बार बार एक कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो आपका MVP बेकार है। MVP की असली सीख, वैलिडेट लर्निंग। MVP सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए नहीं होता, इसका असली मकसद होता है लर्निंग। कस्टमर क्या चाहता है, किस फीचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, किस चीज़ के लिए पैसे देगा। ये सब आप सिर्फ डेटा और फीडबैक से सीख सकते हैं और यही लर्निंग आपको यह तय करने में मदद करती है कि आपका परसिवरेंस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना और है कि पिवट करना। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हमें यह सिखाता है कि परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतज़ार करना मत करो। कोर आइडिया को जल्दी लॉन्च करो, फीडबैक से सीखो और प्रोडक्ट में सुधार करो। असली सफलता उसी की है जो तेज़ी से सीखता है और बदलता है। एरिक कहते हैं MVP का मकसद प्रोडक्ट बनाना नहीं है बल्कि यह सीखना है कि कस्टमर को वास्तव में क्या चाहिए। चैप्टर 3, वैलिडेट लर्निंग, सत्यापित सीख। तो दोस्तों, हर स्टार्टअप फाउंडर का सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। अधिकतर एंटरप्रेन्योर मान लेते हैं कि उनका आइडिया ज़बरदस्त है और लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन एरिक राइस कहते हैं कि अजम्पशन और ओपिनियंस की दुनिया से निकलकर आपको वैलिडेट लर्निंग यानी डेटा और फीडबैक की दुनिया में आना होगा। वैलिडेट लर्निंग क्या है? वैलिडेट लर्निंग का मतलब है अजम्पशन को टेस्ट करके असली कस्टमर और फीडबैक और डेटा से सीखना। यह सिर्फ लर्निंग फॉर लर्निंग नहीं है, इसका मकसद है प्रोडक्ट और बिजनेस को सही दिशा देना। सीधे शब्दों में, अगर आपको यह पता चल रहा है कि लोग किस फीचर को पसंद करते हैं, किस चीज़ पर पैसे खर्च करते हैं और किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो यह वैलिडेट लर्निंग है। इसकी ज़रूरत क्यों है? एरिक बताते हैं कि स्टार्टअप की असली पूंजी सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि सीखने की गति, स्पीड ऑफ लर्निंग है। अगर आपने महीने मेहनत करके एक फीचर बनाया और लोग उसे इग्नोर कर दे तो यह असफलता नहीं बल्कि सीख है। अगर आपने जल्दी MVP लॉन्च किया और पता चला कि मार्केट की डिमांड कहीं और है तो यह भी एक वैल्यूबल लर्निंग है। वैलिडेट लर्निंग का आपको गेसवर्क से बचना है और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने की ताकत देता है। वैलिडेट लर्निंग का प्रोसेस। एक, हाइपोथेसिस बनाना। स्टार्टअप की शुरुआत अजम्पशन से होती है, जैसे लोग वेट लॉस ऐप पर पैसे खर्च करेंगे। इस अजम्पशन को आप हाइपोथेसिस में बदलते हैं। 2, MVP के जरिए टेस्ट करना। फिर आप एक छोटा सा MVP बनाते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाकर देखें कि कितने लोग साइन अप करते हैं। 3, फीडबैक और डेटा कलेक्शन करना। अब आपको कस्टमर से एक्चुअल फीडबैक लेना है। कितने लोगों ने साइन अप किया, कितनों ने प्रोडक्ट को बार बार यूज़ किया, कितनों ने पैसे देने की विलिंगनेस दिखाई। सीखना और अडेप्ट करना। अगर डेटा पॉजिटिव है तो आगे बढ़ो। प्रिजर्व, परसिवरेंस। अगर डेटा नेगेटिव है तो नई दिशा लो। पिवट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ड्रॉपबॉक्स। उनका पहला MVP सिर्फ एक एक्सप्लेनर वीडियो था। वीडियो देखकर हज़ारों लोगों ने साइन अप किया। इससे उन्हें यह वैलिडेट लर्निंग मिल गई कि क्लाउड स्टोरेज चाहते हैं। ज़ेपोज। फाउंडर ने खुद लोकल शॉप से शूज़ खरीदकर ग्राहकों को भेजे। इससे उन्होंने यह लर्निंग मिली कि लोग ऑनलाइन शूज़ खरीदने के लिए तैयार है।
एयरबीएनबी शुरुआत में सिर्फ एक अपार्टमेंट लीज करके टेस्ट किया। जब लोगों ने बुकिंग शुरू की तो उन्होंने सीख लिया कि स्ट्रेंजर के घर में रहना मार्केट में एक्सेप्ट किया जाता है। वैनिटी मैट्रिक्स वर्सेस एक्शनेबल मैट्रिक्स। हिरिक्स ने एक और अहम कंसेप्ट बताया है, वैनिटी मैट्रिक्स। ये वो नंबर है जो अच्छे दिखते हैं लेकिन काम के नहीं है। एग्जाम्पल, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर आए, कितने लाइक्स आए। 2. एक्शनेबल मैट्रिक्स। ये वो डेटा है जो आपको असली सीख देता है, कितने लोग प्रोडक्ट को बार बार यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग ने उसे पैसे दिए हैं। स्टार्टअप को हमेशा एक्शनेबल मैट्रिक्स पर फोकस करना चाहिए। वैलिडेट लर्निंग से होने वाले फ़ायदे। रिस्क कम होता है, अजम्पशन की जगह डेटा से फैसले लेते हैं। स्पीड बढ़ती है, आप जल्दी सीखकर सही दिशा में पिवोट कर सकते हैं। रिसर्च बचते हैं, समय और पैसा बेकार के फीचर्स और वेस्ट नहीं होता। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, आप वही बनाते हैं जो कस्टमर को चाहिए। वैलिडेट लर्निंग हमें यह सिखाती है कि स्टार्टअप का मकसद प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि सीखना है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप हर एक्सपेरिमेंट से डेटा ड्रिवन इंसाइट लेते हैं। हर फीडबैक और मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपको परसिवरेंस करना है या पिवोट। एरिक कहते हैं स्टार्टअप का असली काम है अजम्पशन और वैलिडेट करना और उस लर्निंग से आगे बढ़ना। चैप्टर 4, इनोवेशन अकाउंटिंग। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है हम कैसे मेजर करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर फाउंडर वैनिटी मैट्रिक्स जैसे लाइक, डाउनलोड, ट्रैफिक देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली सवाल है क्या ये मैट्रिक्स हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जा रहा है। यही सवाल हल करता है इनोवेशन अकाउंटिंग। इनोवेशन अकाउंटिंग क्या है? एरिक के अनुसार इनोवेशन अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क है जिसे स्टार्टअप अपनी प्रोग्रेस और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, भले ही उनका बिजनेस नया हो या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे रिन्यू प्रॉफिट अभी नहीं हो। इसका मकसद है प्रोग्रेस को ट्रैक करना, सही दिशा में डिसीजन लेना, निवेशकों और टीम को असली ग्रोथ दिखाना। इनोवेशन अकाउंटिंग की ज़रूरी है। 1. स्टार्टअप में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, शुरुआत में कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं होता। 2. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग काम नहीं आया, रेवेन्यू प्रॉफिट की क्लैरिटी बहुत देर बाद आती है। 3. फोकस बनाए रखने में मदद, फाउंडर शाइनी फीचर्स और वैनिटी मैट्रिक्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए इनोवेशन अकाउंटिंग बताता है कि स्टार्टअप सीख रहा है, ग्रो कर रहा है या सिर्फ बिजी है। इनोवेशन अकाउंटिंग के 3 स्टेप। 1. इस्टेब्लिश द बेसलाइन। सबसे पहले स्टार्टअप को यह समझना होगा कि उनकी करंट स्थिति क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक MVP लॉन्च किया है और 1000 लोगों में से 50 लोगों ने साइन अप किया है तो आपका बेसलाइन है। बेसलाइन आपको यह बताती है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। 2. ट्यून द इंजन को सुधारना। अब आपको एक्सपेंड करना है कि बेसलाइन को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, साइन अप रेट 5% से बढ़कर 10% हुआ तो प्रोग्रेस। 100 यूज़र में से पहले 2% पेइंग थे, तब 5% हो गए, प्रोग्रेस। हर छोटा बदलाव वैलिडेट करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। स्टेप 3, पिवट और परसिवरेंस। अगर एक्सपेरिमेंट के बाद बेसलाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो आपको पिवट करना चाहिए, और अगर डेटा पॉजिटिव और ग्रोथ स्टेडी है तो परसिवरेंस करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, शायद फीचर चेंज करना होगा। अगर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो और पैसे भी दे रहे हैं तो इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। मैट्रिक्स इन इनोवेशन अकाउंटिंग। एरिक्स बताते हैं कि स्टार्टअप को हमेशा एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए। कोहेरेंट एनालिसिस, नए यूज़र का बिहेवियर कैसा है। रिटेंशन रेट, कितने लोग दोबारा आते हैं। कन्वर्जन रेट, कितने फ्री यूज़र पेड को में बदलते हैं। रेवेन्यू पर कंज्यूमर, औसतन हर कस्टमर कितना काम कर रहा है। यह मैट्रिक्स आपको एक्चुअल प्रोग्रेस दिखाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, IMVU, एरिक्स का खुद का स्टार्टअप। शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे फीचर बनाए लेकिन कोई यूज़ नहीं करता था। इनोवेशन अकाउंट ने अपना कर उन्होंने बेसलाइन मेजर किया और पाया 10 यूज़र में से सिर्फ 2 पेइंग कस्टमर बनते थे। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके रिटेंशन और कन्वर्जन बढ़ाया। धीरे धीरे 2% से 10% तक इम्प्रूव हुआ। यह इम्प्रूवमेंट ही उनकी असली ग्रोथ थी। फ़ायदे। 1. क्लैरिटी, स्टार्टअप को पता चलता है कि वह असली ग्रोथ कर रहा है या बिजी है। 2.
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर को क्लियर डेटा मिलता है। 3. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, समय और पैसा सही चीज़ों पर लगता है। 4. अर्ली पिवट डिसीजन, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो जल्दी पिवट कर सकते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग सिखाता है कि स्टार्टअप की ग्रोथ को सिर्फ ट्रैफिक या डाउनलोड से मेजर नहीं किया जा सकता। असली ग्रोथ मेजरेबल मैट्रिक्स, रिटेंशन, कन्वर्जन, रिन्यू से आती है। यह फ्रेमवर्क फाउंडर को डिसिप्लिन देता है ताकि डेटा ड्रिवन डिसीजन ले। यही कहते हैं स्टार्टअप को सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं बल्कि इनोवेशन अकाउंटिंग से सक्सेस मिलती है। चैप्टर 5, पिवट वर्सेस परसिवरेंस। दोस्तों, स्टार्टअप की जर्नी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार लगता है कि प्रोडक्ट सही दिशा में जा रहा है और कई बार लगता है कि कस्टमर कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हमें अपना आइडिया बदलना चाहिए या उसी आइडिया में लगे रहना चाहिए। एरिक इसी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग को समझते हैं और इस चैप्टर में पिवट क्या है। पिवट का मतलब है एक स्ट्रक्चरल बदलाव। यह अचानक सब कुछ छोड़ देना नहीं बल्कि डेटा और लर्निंग के आधार पर दिशा बदलना है। पिवट आइडिया को मॉडिफाई करना ताकि मार्केट में फिट हो सके। यह एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, न कि कंप्लीट फेलियर। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम की शुरुआत में लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप के रूप में हुई थी। जब यूज़र ने सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग फीचर को ज़्यादा यूज़ किया, उन्होंने पिवट किया और फ़ोटो शेयरिंग पर फोकस किया, बाकी फीचर्स हटा दिया और इंस्टाग्राम जन्मा। परसिवरेंस क्या है? परसिवरेंस का मतलब है अपने मौजूदा आइडिया पर काम करते रहना क्योंकि डेटा यह दिखाता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। परसिवरेंस तब सही है जब कस्टमर धीरे धीरे एडप्ट कर रहे हैं, ग्रोथ स्मॉल है लेकिन कंसिस्टेंसी है, एक्सपेरिमेंट से लगातार पॉजिटिव लर्निंग मिल रही हो। एग्जाम्पल, अमेज़न ने शुरुआत में सिर्फ बुक बेचने से की थी, धीरे धीरे उन्होंने परसिवरेंस किया और प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ाई। आज वह दुनिया की सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पिवट वर्सेस परसिवरेंस का डिसीजन। एरिक कहते हैं कि यह डिसीजन डेटा ड्रिवन होना चाहिए, न कि इमोशनल ड्रिवन। इसलिए इनोवेशन अकाउंटिंग और एक्शनेबल मैट्रिक्स यहाँ काम आते हैं। डिसीजन के लिए 3 स्टेप है। 1. मैट्रिक्स ट्रैक करो, बेसलाइन और इम्प्रूवमेंट देखो। 2. लर्निंग इवैल्यूएट करो, क्या एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। 3. टाइम बॉक्स रिव्यू करो, हर 6-8 हफ्तों में पिवट और परसिवरेंस मीटिंग करो। पिवट के डिफरेंस टाइप। एरिक बताते हैं कि पिवट कई तरह के होते हैं। 1. जूम इन पिवट, किसी एक फीचर को प्रोडक्ट बना ले देना। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम का फोटो शेयरिंग पिवट। 2. जूम आउट पिवट, पूरा प्रोडक्ट छोटा है उससे बड़े इकोसिस्टम में बदलना। 3. कस्टमर सेगमेंट पिवट, प्रोडक्ट सही है लेकिन गलत ऑडियंस के लिए है। 4. कस्टमर नीड पिवट, यूज़र प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन असली समस्या दूसरी है। 5. प्लेटफॉर्म पिवट, सर्विस को प्लेटफॉर्म में बदलना। एग्जाम्पल, अमेज़न AWS क्लाउड सर्विस। 6. बिजनेस आर्किटेक्चर पिवट, रेवेन्यू मॉडल बदलना। 7. चैनल पिवट, प्रोडक्ट को बेचने का तरीका बदलना। हर पिवट स्ट्रक्चर होता है लेकिन लर्निंग से आता है। कब पिवट करना चाहिए? पिवट तब करना चाहिए जब मैट्रिक्स लगातार स्टैग्नेंट हो, रिटेंशन लो हो और एक्सपेरिमेंट से सुधार न आए। कस्टमर फीडबैक में कहते हो यह हमारी असली समस्या नहीं है। टीम डिमोटिवेटेड हो क्योंकि ग्रोथ नहीं दिख रही हो। कब परसिवरेंस करना चाहिए? परसिवरेंस तब करना चाहिए जब मैट्रिक्स लगातार इम्प्रूव हो रहा हो, चाहे धीरे ही सही। कस्टमर एडॉप्शन और रिटेंशन बढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो, टीम को विश्वास हो कि सही दिशा में जा रहे हो। रियल एग्जांपल, ट्विटर पहले ऑडियो एक पॉडकास्टिंग कंपनी थी। एप्पल ने आईट्यून में पॉडकास्ट ऐड कर दिया, ऑडियो इरिलेवेंट हो गया। कंपनी ने पिवट किया और इंटरनल हैकाथॉन से ट्विटर पैदा हुआ। अगर उन्होंने परसिवरेंस किया होता तो शायद ख़त्म हो जाते। एरिक्स बताते हैं कि स्टार्टअप फाउंडर का सबसे बड़ा काम है यही समय पर यह पहचानना कि हमें पिवट करना है कि परसिवरेंस। पिवट का मतलब हार मानना नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन डायरेक्शन अपनाना है। परसिवरेंस का मतलब है आँख बंद करके चलते रहना नहीं बल्कि सुधार करना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बैलेंस समझते हैं और इमोशनल नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। चैप्टर 6, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक। तो दोस्तों, एरिक बताते हैं कि तेज़ी से सीखना
का सबसे बड़ा राज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, लगातार प्रोडक्ट अपडेट करना और तुरंत कस्टमर फीडबैक लेना। स्टार्टअप की ताकत यही है कि वह बड़ी कंपनियों की तरह लंबे लंबे डेवलपमेंट साइकिल में नहीं फंसते, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जल्दी जल्दी टेस्टिंग करते हैं। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या है? कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब है प्रोडक्ट के छोटे छोटे वर्जन जल्दी जल्दी रिलीज करना और तुरंत मार्केट में टेस्ट करना। इसमें परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने का इंतज़ार नहीं करना, हर अपडेट कस्टमर का रियल टाइम पहुंचता है। इसमें टीम को तुरंत डेटा और फीडबैक मिलता है। एग्जाम्पल, फेसबुक का प्रिंसिपल है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी जल्दी डिप्लॉय करो, टेस्ट करो और लर्न करो। वाई कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इज़ पावरफुल। एरिक बताते हैं कि 3 बड़े फायदे हैं। 1, अर्ली वैलिडेशन, आइडियाज़ को तुरंत चेक किया जा सकता है कि यूज़र वास्तव में यूज़ करेंगे या नहीं। 2, फास्टर लर्निंग, छोटे छोटे अपडेट से जल्दी पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। 3, कस्टमर सेंट्रिक डेवलपमेंट, प्रोडक्ट वही बनता है जो कस्टमर चाहता है, न कि सिर्फ फाउंडर या इमेजिनेशन। फीडबैक का मतलब है फीडबैक स्टार्टअप का ऑक्सीजन है। बिना फीडबैक के स्टार्टअप अंधेरे में तीर चलाने रहा होता है। सही फीडबैक प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने में मदद करता है। फीडबैक केवल सर्वे या रिव्यू से नहीं बल्कि यूज़र बिहेवियर से भी मिलता है। एग्जाम्पल, अगर यूज़र आपका ऐप डाउनलोड करते हैं लेकिन सेकेंड बार ओपन नहीं करते, यह सबसे बड़ा फीडबैक है कि प्रोडक्ट वैल्यू नहीं दे रहा। फीडबैक टाइप, एरिक 2 तरह के फीडबैक पर जोर देते हैं। क्वालिटेटिव फीडबैक, डायरेक्ट कस्टमर इंटरव्यू, सर्वे, कंप्लेंट एंड सजेशन, यह बताता है कि यूज़र क्या महसूस करता है। क्वांटिटेटिव फीडबैक, मैट्रिक्स, एनालिसिस, कन्वर्जन रेट, रिटेंशन डेटा, यह बताता है कि यूज़र क्या कर रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके सही डिसीजन लिया जाता है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट प्लस फीडबैक लूप, ये कहते हैं कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और फीडबैक लूप मिलकर लर्निंग मशीन बनते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह है। 1, प्रोडक्ट बिल्ड, प्रोडक्ट का छोटा वर्जन बनाओ। 2, डिप्लॉयमेंट, तुरंत मार्केट में रिलीज करो। 3, मेजर, यूज़र बिहेवियर और मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो। 4, फीडबैक, यूज़र से पूछो और एनालाइज करो। 5, लर्न, डेटा के आधार पर पिवट या P7 डिसाइड करो। यह लूप बार बार रिपीट होता है जिससे स्टार्टअप तेजी से इवॉल्व होता है। रियल एग्जाम्पल, एक अमेज़न हर दिन हज़ारों छोटे छोटे अपडेट डिप्लॉय करता है। इससे उन्हें तुरंत पता चलता है कि कौन सा फीचर काम कर रहा है और कौन सा नहीं। 2, ड्रॉपबॉक्स ने एक छोटा डेमो वीडियो रिलीज़ किया फुल प्रोडक्ट बनाने से पहले। वीडियो से फीडबैक मिल गया और इस आइडिया को चाहते हैं, तभी उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्ड किया। चैलेंज इन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, हर सिस्टम के साथ चैलेंज भी आते हैं। 1, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, बार बार डिप्लॉय करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग चाहिए। 2, कस्टमर कन्फ्यूजन, बहुत रैपिड चेंजेस से कुछ कस्टमर इरिटेट हो सकते हैं। 3, टीम प्रेशर, डेवलपर्स पर लगता है अपडेट देने का दबाव होता है, लेकिन इन चैलेंज से ज़्यादा वैल्यूबल है फास्ट लर्निंग में है। रिस्क का मैसेज क्लियर है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तेज़ी से छोटे एक्सपेरिमेंट करना। फीडबैक, यूज़र से सीखना कि वास्तव में क्या चाहिए। दोनों मिलकर स्टार्टअप को वेस्ट कम करने और मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। स्टार्टअप की सक्सेस इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेज़ी से बिल्ड, डिप्लॉय, फीडबैक, लर्न साइकिल चलाता है। चैप्टर 7, बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप का असली मकसद केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो लंबे समय तक टिक सके। टेम्पररी ग्रोथ या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से आगे बढ़कर स्टार्टअप को यह सोचना होगा कि वह कस्टमर के लिए लगातार कैसे वैल्यू बनाए। सस्टेनेबल बिजनेस क्या है? सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस मॉडल जो समय, मार्केट, कंपटीशन और बदलते ट्रेंड्स के बावजूद सर्वाइव कर सके। इसमें केवल पैसा कमाना ही नहीं बल्कि कस्टमर के लिए लगातार यूज़फुलनेस और ट्रस्ट बनाना है। स्टार्टअप केवल लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, लॉन्जिविटी के लिए प्लानिंग करता है। सस्टेनेबल बिजनेस के 3 स्तंभ एरिक 3 पिलर बताते हैं। 1, वैल्यू क्रिएशन, स्टार्टअप तभी टिकता है जब कस्टमर को रियल वैल्यू देता है। अगर प्रोडक्ट केवल फाउंडर के लिए एक्साइटिंग है तो यूज़र के काम का नहीं है तो बिजनेस सीख नहीं सकता। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने DVD रेंटल से शुरुआत की थी लेकिन यूज़र बिहेवियर समझकर स्ट्रीमिंग मॉडल बनाया। यही उनकी
सस्टेनेबल की थी। 2. स्केलेबल मॉडल। स्टार्टअप का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि 100 यूज़र से 1 मिलियन यूज़र्स तक स्केल कर सके। इसका मतलब है प्रोसेस ऑटोमेटेड हो, सिस्टम रिपीटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हो। एग्जांपल, यूबर का ऐप बेस्ड सिस्टम हर नए शहर में स्केल किया जा सकता है क्योंकि मॉडल रिपीटेबल था। 3. एडेप्टेबिलिटी, बदलाव की क्षमता। मार्केट हर समय बदलता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, कस्टमर की नीड भी बदलती है। सस्टेनेबल बिजनेस वही है जो जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। एग्जांपल, इंस्टाग्राम पहले फ़ोटो चेक इन ऐप था, लेकिन उन्होंने पिवट करके सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग पर फोकस किया जिससे वो टिक पाया। इनोवेशन अकाउंटिंग का रोल। एरिक बताते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए केवल रेवेन्यू पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है, आपको ऐसे मैट्रिक्स मेजर करने होंगे जो ग्रोथ की असली तस्वीर दिखाते हैं। कस्टमर रिटेंशन रेट, लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर LTV, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC, एंगेजमेंट मैट्रिक्स। यह नंबर बताते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म टिक सकता है या नहीं। पिवट का मतलब, हर स्टार्टअप एक सस्टेनेबल बिजनेस बनने से पहले कई बार एक्सपेरिमेंट करता है। पिवट, डायरेक्शन चेंज विदाउट चेंजिंग विजन। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो पिवट करना चाहिए। रॉन्ग डिसीजन में परजिवर्स करने, रिसोर्स वेस्ट करना है। सही पिवट करने से बिजनेस सस्टेनेबल बन सकता है। बैलेंस, ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देने से सस्टेनेबिलिटी खो जा सकती है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ, एड्स, ऑफर, डिस्काउंट से टेम्पररी यूज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट वैल्यू और ट्रस्ट से लॉयल कस्टमर बनते हैं। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन ने शुरू में सिर्फ बुक बेची, लेकिन कस्टमर ट्रस्ट और सर्विस क्वालिटी से सस्टेनेबल मॉडल बनाया और फिर कैटेगरी में एक्सपांड किया। हाउ टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। एरिक 5 स्टेप बताते हैं। 1. फाइट द राइट प्रॉब्लम, कस्टमर की रियल नीड समझो। 2. बिल्ड MVP, सॉल्यूशन का छोटा वर्जन बनाकर टेस्ट करो। 3. मेजर एंड लर्न, डेटा और फीडबैक से सीखो। 4. फीडबैक और परसिवर्सन, ज़रूरत हो तो दिशा बदलो। 5. स्केलेबिलिटी, ऐसे सिस्टम बनाओ जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ संभाल सकें। एरिक का कहना है कि स्टार्टअप को सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। कस्टमर वैल्यू क्रिएशन सबसे ज़रूरी है। स्केलेबल या और एडेप्टेबल मॉडल बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाता है। सही मैट्रिक्स ट्रैक करके और ज़रूरत पड़ने पर पिवट करके स्टार्टअप सस्टेनेबल बन सकते हैं। स्टार्टअप की असली जीत यह नहीं है कि वह प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, बल्कि यह है कि वह लंबे समय तक लोगों की ज़रूरत पूरा करता रहे और प्रॉफिटेबल भी बने। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हर उद्यमी को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है। यह हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से सीखने, प्रयोग करने और बदलाव अपनाने से मिलती है। जब हम छोटे छोटे कदम से शुरुआत करते हैं, अपने आइडिया को बार बार परखते हैं, ग्राहकों को असली ज़रूरतों को समझते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पिवट करने से नहीं हिचकिचाते, तभी हम एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं जो न सिर्फ सर्वाइव करता है बल्कि लॉन्ग टर्म भी थ्राइव करता है। हमने सीखा है कि बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल हमें लगातार सीखने और बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। पिवट वर्सेस परसिवरेंस हमें सिखाता है कि कब दिशा बदलनी है और कब अपने विज़न पर टिके रहना है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और फीडबैक हमें तेज़ी से ग्रो करने और सही प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। और सबसे बड़ा सबक, सस्टेनेबल बिजनेस वही है जो कस्टमर को वैल्यू देता है और बदलते समय के साथ इवॉल्व होता है। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप हमें यह याद दिलाती है कि असली उद्यमी वही है जो असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। आपका आइडिया चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अगर उसमें सीखने, सुधारने और वैल्यू देने की क्षमता है तो वही आइडिया आने वाले कल की सबसे बड़ी कंपनी बन सकता है। अब आपसे सवाल, क्या आपने अपने आइडिया को तुरंत मार्केट में परखने के लिए तैयार है? क्या आप असफलता को फीडबैक मानकर उसे सुधारने की ताकत रखते हैं? और क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ मुनाफे न दे बल्कि एक लेगेसी को भी छोड़े? अगर इस वीडियो ने आपको
सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की डिटेल और प्रैक्टिकल समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, स्टार्टअप की असली जीत प्रोडक्ट लॉन्च करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो समय पर की कसौटी पर खरा उतरे। धन्यवाद। अब जाइए, अपने आइडिया को जांचिए, सीखिए और बदलते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी आपकी हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।